हेलो एवरीवन। और आज हम ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और उस ज्योग्राफी सीरीज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो ज्योग्राफी सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे जो ज्योग्राफी से यूपीएससी के अंदर 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। उस 15 से 18 क्वेश्चन को हम 14 से 15 क्वेश्चन इन क्वेश्चन में से आराम से हैंडल कर पाएं, वैसा कॉन्सेप्ट हम बिल्ड करेंगे इस सीरीज के अंदर कि आप ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन आए 15 से 18 उनमें से कम 14 से 15 क्वेश्चन आराम से हम हैंडल कर पाए, वैसी सीरीज हम बना रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे जियोलॉजी से। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले अर्थ का इंटीरियर देखेंगे, जियोलॉजी, ठीक है। इससे स्टार्ट करेंगे भूविज्ञान। उसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी पे आएंगे। सरफेस, जो ऊपर का सरफेस कैसे फॉर्म हुआ, जैसे पहाड़ है, प्लेट्यू हुए, हमारे डेजर्ट डेजर्ट है, वो सारी चीजें हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और इंडियन मैपिंग, जो इंडियन ज्योग्राफी है वो पढ़ेंगे। इसमें माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, हम सारी चीजें मैपिंग से देखेंगे। उसके बाद वर्ल्ड मैपिंग में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें रिवर्स, ठीक है, माउंटेन, वो सारी चीजें हम देखेंगे वर्ल्ड मैपिंग में। अब स्टार्ट कर देंगे। तो यूनिवर्स से स्टार्ट करेंगे कि यूनिवर्स कैसे बना। दो थ्योरी है, एक अर्ली थ्योरी, ठीक। जो ये थ्योरीज है वो 3 से 4 थ्योरी है अर्ली थ्योरी। जैसे इम्मानुएल कांट ने निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत दिया था, जो लाप्लास ने आगे चलकर रिवाइज किया, और वो रिवाइज किया 1796 में। अब इसी निहारिका परिकल्पना को आटो शिमिड ने भी रिवाइज किया, ठीक है। आटो शिमिड और कार्ल वाइजास्कर ने भी रिवाइज किया निहारिका परिकल्पना। अब निहारिका परिकल्पना है क्या? तो ये सन है, और सन के अराउंड ये बादल के रूप में एक निहारिका है, जो हाइड्रोजन, हीलियम से और प्लस धूल कणों से बनी हुई है, ठीक है। ऐसा कहा था आटो शिमिड और वाइजास्कर ने, या निहारिका परिकल्पना जो जिसने दी है। जैसे इम्मानुएल कांट से शुरुआत हुई, तो सबसे पहले इम्मानुएल कांट ने ये दी थी। उसके बाद लाप्लास ने ये रिवाइज की। उसके बाद शिमिड ने रिवाइज की, प्लस वाइजास्कर ने ये रिवाइज की। मतलब जो अर्ली थ्योरी है उसके सेंटर में ही उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है अर्ली थ्योरी का, वो है निहारिका परिकल्पना। उसके बाद चैम्बरलेन मोल्टन जो ने थ्योरी दी थी, वो सूर्य के पास से एक अन्य तारा गुजरा, गुरुत्वाकर्षण से सूर्य से सिगारनुमा पदार्थ बाहर आया और ग्रह बने। ये चैम्बरलेन और मोल्टन ने दी थी। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान हो कि किसने क्या थ्योरी थी। और सबसे याद रखने वाली चीज है निहारिका परिकल्पना क्या थी। तो एक सन है और उसके अराउंड ये बादल है, जो निहारिका कहलाता है, जो हाइड्रोजन हीलियम का बना और धूल कणों का बना है, ठीक। और उसी से हमारे जो प्लेनेट है वो फॉर्म हुए। अब मॉडर्न थ्योरी पे आते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी में बिग बैंग थ्योरी है, जो कहती है कि यूनिवर्स जो है एक पॉइंट के समान था, जिसमें आगे चलकर विस्फोट हुआ, और वो विस्फोट होने के बाद एक मिली सेकंड में ये जो है ब्रह्मांड या यूनिवर्स, मतलब बहुत ज्यादा फैल गया, और आगे चलकर स्टार और प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। जैसे यहां पढ़ते हैं कि यूनिवर्स अति छोटा गोलक है, जिसका टेम्परेचर, तापमान, डेंसिटी, जो घनत्व है अनंत है, आयतन सूक्ष्म है, और बिग बैंग की घटना होती है। उसके बाद बिग बैंग के बाद 3 लाख सालों के दौरान तापमान कम हुआ और परमाणविक पदार्थ का निर्माण हुआ, और यूनिवर्स जो है वो पारदर्शी हुआ। यहां बता रखा है कि ये बिग बैंग की घटना है। और उसके बाद ये हमारी अर्थ है, जो प्रारंभिक अर्थ है, जो आंख का गोला बनी हुई थी, वो धीरे धीरे ठंडी होती गई, और ये प्रेजेंट जो अर्थ है, वर्तमान जो हमारी पृथ्वी है, वो ऐसी दिखती है, ठीक। उसके बाद ये डायग्राम जो है वो डायग्राम बताता है कि जो यूनिवर्स है वो लगातार जो है वो फैल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हायरार्की है यूनिवर्स, और यूनिवर्स में
अरबों गैलेक्सी है, उन अरबों गैलेक्सी में एक मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें भी अरबों सोलर सिस्टम है, और अरबों सोलर सिस्टम में एक हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें सेंटर में सन है और उसके अराउंड घूमते हुए 8 प्लेनेट है, ठीक, जो सबको पता है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके मंगल और बृहस्पति के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जो छोटे छोटे टुकड़े सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, और उनका ऑर्बिट क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। उसके बाद शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, अब गैलेक्सी है मिल्की वे, तो मिल्की वे गैलेक्सी के पड़ोस की गैलेक्सी जो है वो सबसे नजदीकी गैलेक्सी है, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो मिल्की वे गैलेक्सी के पड़ोस में है। उसके बाद हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसके सोलर सिस्टम के पड़ोस वाला एक सोलर सिस्टम है प्रोक्सिमा सेंटोरी सोलर सिस्टम, जो एक सोलर सिस्टम है जिसमें एक सन है, मतलब स्टार है, और उसके अराउंड प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो ये प्रोक्सिमा सेंटोरी याद रखने की जरूरत है, और एक एंड्रोमेडा जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की पड़ोस की गैलेक्सी है उसको याद रखने की जरूरत है। ठीक, तो ये हायरार्की है, ये हायरार्की आप समझ गए होंगे। उसके बाद तारे, जो स्टार है वो उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो कैसे बने, तो एक लाइन में अगर समझे तो एक बादल था जिसको हम नेबुला कहते हैं। ठीक है, और ले लाप्लास ने बताया था। ठीक, अब ये लाप्लास ने बताया नेबुला, उसके नेबुला के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम थी, हाइड्रोजन है और हीलियम है, और वो हाइड्रोजन हीलियम संकुचित होके पास पास आई और एक पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ जो बहुत बड़ा पार्टिकल था, और उस पार्टिकल में अब ये पार्टिकल कहलाया प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार, और उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ इस पार्टिकल में, और ये पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करने लगा और बना स्टार। ठीक, तो ये स्टार के बनने की कहानी है जो मैंने यहां नोट्स के फॉर्म में आपको बता रही है। ठीक है, कि भैया हाइड्रोजन हीलियम गैस बादल नुमा थी जो नेबुला थी, और उसमें क्या हुआ, तो हाइड्रोजन हीलियम को संकुचित होना पड़ा, और उसके बाद घनत्व, दबाव, तापमान बढ़ता गया, और उसमें क्या हुआ, नाभिकीय संलयन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बाद स्टार बने। ठीक, उसके बाद दो प्रकार की स्टार हैं, एक बृहत तारे और एक वामन तारे। ये छोटे तारे होते हैं और ये बड़े तारे होते हैं। अब बड़े तारे में जो हाई मास स्टार है, बड़े तारे मतलब क्या है कि उसका जो द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा है, और इनका द्रव्यमान या मास जो है वो कम है। ठीक, अब ये जो तारे हैं इनका जो नाभिकीय संलयन है वो बहुत तेजी से होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन बहुत तेजी से होता है, और इसी के रेसिप्रोकल उल्टा होता है, इनका जीवन काल कम होता है। जिस स्टार में नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन तेजी से होता है उसकी एज जो है वो कम होती है, और यहां जो वामन तारे या छोटे तारे हैं उनमें नाभिकीय संलयन धीमा होता है, तो उनका जो जीवन काल है, जो इनकी एज है वो लंबी होते हैं, और नाभिकीय संलयन धीमा होता है। ठीक, ये याद रखने की जरूरत है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अब आगे देखते हैं कि जो वृहद तारे हैं ये अंत में सुपरनोवा में चेंज होते हैं। अगर छोटा तारा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है अंतिम काल में, और बड़ा तारा है वो ब्लैक होल बनता है अंतिम काल में। ठीक है, जो इसकी लास्ट स्टेज है वो है ब्लैक होल बृहद तारे की। उसके बाद वामन तारे अंत में व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं। अब सूर्य के हिसाब से अब सूर्य क्या बनेगा, तो सूर्य बनेगा, सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है, मतलब वो न वामन है और न वृहत है, मतलब न बड़ा है और न छोटा है, वो मध्यम आकार का तारा है, और वो उसका द्रव्यमान भी मध्यम आकार का है। तो तारा होने के कारण, मध्यम आकार का तारा होने के कारण
वो सुपरनोवा नहीं बनेगा बल्कि व्हाइट डार्क बनेगा और उसी में अपना जीवन समाप्त करेगा व्हाइट ड्वार्फ के रूप में। अब ग्रहों का निर्माण देखते हैं कि प्लेनेट्स का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले बने तारे। तारे के बनने के बाद उनकी चारों ओर बची हुई गैसें और धूल कण जो है वो एक चपटी चक्री के रूप में घूमने लगी, जिसे बोलते हैं हम प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क। ठीक, उस प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क में जो छोटे छोटे कण हैं वो टकराकर जुड़े और जुड़ने से एक प्रोटोप्लेनेट बने वो, और प्रोटोप्लेनेट के बाद वो ग्रह बने। अगर तारे के पास में यह ग्रह बने तो वो चट्टानी ग्रह बनने लगे, और दूर बने अगर तारे से दूर अगर ग्रह बने तो वो गैसीय ग्रह बने। और गैस और चट्टान का ये क्या फॉर्मूला है वो आगे स्लाइड में हम समझेंगे। देखो, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? एक तो वृहत तारा है जो हमने ऊपर पढ़ा, वृहत तारा, और एक है वामन तारा। अब वृहत तारे में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो तेज गति से होता है। जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है वो तेज गति से होती है, तो इसकी एज जो है वो कम होती है। उसी प्रकार न्यूक्लियर फ्यूजन वामन तारे में स्लो होता है, तो इसकी एज जो है वो लंबी होती है। ये दोनों रेसिप्रोकल है। अब उसी पर क्वेश्चन बना है प्रीलिम्स का 2024 में। क्या क्वेश्चन है? तो वृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, वृहत तारे की एज छोटी होती है और वामन तारे की एज लंबी होती है। अब उसके बाद वामन तारों की तुलना में वृहत तारों में जो नाभिकीय संलयन या नाभिकीय अभिक्रिया या न्यूक्लियर फ्यूजन की दर जो है वो उच्चतर दर होती है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। इसका मतलब इसका आंसर डी वाला कथन सही नहीं है। एक जो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, और किंतु दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तारों का निर्माण हमने देख लिया कि एक नेबुला है और उस नेबुले में हाइड्रोजन हीलियम है, उसका संकुचन हुआ और एक पार्टिकल बना। उस पार्टिकल में आगे जाके न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ, और न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ तो वो सूर्य के समान एनर्जी प्रोड्यूस करने लगे। इसी प्रकार स्टार का फॉर्मेशन हुआ। अब सौरमंडल देखते हैं। तो सौरमंडल जो है सोलर सिस्टम, उसमें 8 ग्रह हैं, 4 इधर हैं और 4 इधर हैं। ठीक, ये ठोस हैं और ये गैसीय है। अब ठोस और गैसीय क्यों है? ये सबसे बड़ी चीज है कि ये सन है, इससे निकलती है सोलर विंड। ठीक, अब ये सोलर विंड जो है ये पहले इन पर जो आदिम वायुमंडल था, जो एटमॉस्फेयर था, वो हाइड्रोजन हीलियम का बना था, जो इस सोलर विंड ने खत्म कर दिया। ठीक है, ये सोलर विंड ने इन ग्रहों पर जो हाइड्रोजन हीलियम का जो एटमॉस्फेयर था वो खत्म कर दिया, और ये ग्रह बने ठोस, और ये सन से दूर है, तो ये सोलर विंड इन पर इतना असर नहीं कर पाई, और इस पर जो इन पर बना रह गया हाइड्रोजन और हीलियम का जो वायुमंडल है, इन पर अभी भी बना हुआ है। तो ये बड़े आकार के हैं और इनका घनत्व कम है, और ये गैस से बने। किस गैस से? हाइड्रोजन हीलियम गैस से। ठीक, तो ये जोविन या बाहरी ग्रह कहलाते हैं, और ये भीतरी और पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ये ग्रह कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हैं। और ये 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सेलों और धातुओं से बने हैं, और ये चनक तारे मतलब सूर्य के समीप है। इस कारण सौर विंड इन पर असर कर पाई और ये जो है वो ठोस बने। ठीक, उसके बाद घनत्व इनका ज्यादा है, इनका घनत्व कम है, पर ये आकार में बड़े हैं, क्योंकि गैसीय ग्रह हैं तो वो आकार में ऑब्वियसली बड़े होंगे। ठीक, उसके बाद तारों के निर्माण का जो फिनोमेना है वो हमने देख लिया। अब प्लूटो पर चलते हैं। प्लूटो को पहले सौरमंडल का नौवा ग्रह कहा जाता था। अब 2006 के बाद इसे नौवा ग्रह श्रेणी से हटा दिया गया।
किसने हटाया? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये 3 शर्तें हैं जो ग्रह बनने के लिए आपको निभानी पड़ती हैं। तो ये 3 शर्तें कैसी हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करना चाहिए तो वो ग्रह कहलाएगा। उसके बाद वो गोलाकार होना चाहिए तो ग्रह कहलाएगा। उसके बाद वो जो ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट को साफ करना चाहिए। उस ऑर्बिट में कोई और पार्टिकल जो है वो नहीं रहना चाहिए, तो वो प्लूटो नहीं कर पाया। वो तीसरी शर्त पूरी कर नहीं पाया। इसके कारण प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लेनेट है, ड्वार्फ प्लेनेट, बोना ग्रह, और ये है आपका कुपियर बेल्ट में। अब कुपियर बेल्ट क्या है? तो कुपियर बेल्ट जो है वो हमारे सौर मंडल के बाहर एक बेल्ट है। उस बेल्ट में बहुत ज्यादा बर्फीले पत्थर हैं। ठीक है, बर्फीले पत्थर हैं। उस बेल्ट में बर्फीले पत्थर हैं जो सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, और उन्हीं के बीच में ये प्लूटो है। प्लूटो किस बेल्ट में है? तो कुपियर बेल्ट में है। उसी प्रकार एक एस्ट्रॉइड बेल्ट भी है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। वो है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह वो सन के अराउंड छोटे छोटे टुकड़े चक्कर लगा रहे हैं, वो शुद्ध ग्रह होते हैं, और वो शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक, आगे चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, क्योंकि ये मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ा दिए थे। तो एक आंतरिक जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के संबंध में है, और एक बाह्य जो जोवियन प्लेनेट के संबंध में है। उसके बाद एक नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप पॉज करके सोल्व करिएगा। उसके बाद वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ ये समझेंगे। तो प्रारंभिक वायुमंडल जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना था। अब वो किससे खत्म हुआ? सौर पवन से। जो सोलर विंड है उसने हाइड्रोजन हीलियम का जो वातावरण है वो खत्म कर दिया, और पृथ्वी अब वातावरण विहीन हो गई। अब अंदर से निकले जलवाष्प, ठीक है, जल वाष्प और अन्य गैसें। ये जल वाष्प ने क्या किया? एक तो ये जल वाष्प पृथ्वी के अंदर से निकली, उसके बाद ज्वालामुखी फटे और जल वाष्प निकली और उसने की वर्षा, और इसी प्रकार जलमंडल का निर्माण हुआ। उसके बाद वर्षा हो गई प्लस गैसें निकली, इसमें CO2 भी थी। तो CO2 और वर्षा ने पौधे का फॉर्मेशन किया। उन पौधों को प्रकाश संश्लेषण की जरूरत पड़ी। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, उन्होंने स्टार्ट किया, भोजन प्राप्त किया, CO2 उन्होंने ग्रहण की और छोड़ी ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ने की लगी। ठीक है, बढ़ने लगी। ओके, उसके बाद और इसी प्रकार आगे चलकर जीवन प्रारंभ हुआ। आगे चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहां से जियोलॉजी का कोर पार्ट स्टार्ट होता है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसे पता करें, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तो कोई जा नहीं सकता। तो एक है प्रत्यक्ष स्रोत। अब पृथ्वी को खोद खोद कर कितना खोदेंगे? अभी जे 6378 किलोमीटर की त्रिज्या है पृथ्वी की। मतलब पृथ्वी का जो इंटरनल पॉइंट है, जो अंदरूनी बिंदु है, वो 6378 किलोमीटर है। अब यहां तक तो खोदा नहीं जा सकता, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाते हुए तापमान, दबाव और घनत्व में वृद्धि होती है। यहां आदमी जल जाता है। अब कितना खोदा? तो खदाने हैं साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन 3 से 4 किलोमीटर की। अब उन प्रोजेक्ट से हम जो है रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद वैज्ञानिक परियोजनाएं हैं, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैं, जिससे हम पता कर पाए हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद ज्वालामुखी जो लावा है उसको रिसर्च किया जाता है, और पृथ्वी के अंदर क्या है वो पता लगाया जाता है।
और उसके बाद अप्रत्यक्ष स्रोत है कि भैया गहराई में जाने पर तापमान, दबाव और घनत्व में वृद्धि होती है। उसके बाद पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र है, भूकंपीय की क्रियाएं हैं और उल्काएं हैं, उनसे पता लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर क्या हलचल या कौन से पार्टिकल हैं। अब देखो पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, तो 3 मेजर पार्ट में जो अर्थ है वो डिवाइड है। एक है क्रस्ट, ठीक है, भूपर्पटी। अब ये कितनी मोटी है, तो ये कितनी मोटी है, ये अगर हम हिमालय पर हैं तो ये यहां से 70 किलोमीटर अंदर तक है। उसके बाद हम प्लेटो या प्लेन पे खड़े हैं तो ये 30 किलोमीटर अंदर तक होगी वहां पे। और हम अगर समुद्र के अंदर खड़े हैं तो वहां से 5 किलोमीटर, कहीं कहीं 5 किलोमीटर की मोटाई है समुद्र के अंदर भूपर्पटी की। ठीक है, महासागरों में मोटाई 5 किलोमीटर है, महाद्वीपों में 30 किलोमीटर और हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर है इसकी मोटाई, इसकी भूमरपटी क्रस्ट की। उसके नीचे आता है मेंटल, ठीक है, और मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसको हम, एक मेंटल के ऊपर लेयर है जो भ्रूप्रपटी के नीचे है और मेंटल की ऊपरी परत है उसको हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल। वो दुर्बलता मंडल जो है वो एक पिघला हुआ या तरल भाग है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो भूप्रपटी है, ठीक है, ये एक बर्फ का टुकड़ा मान लो आप, और उसके नीचे मान लो कि पानी भरा हुआ है, मतलब ये दुर्बलता मंडल है। और उस दुर्बलता मंडल के ऊपर ये बर्फ का टुकड़ा मतलब भूपर्पटी तैर रही है, मतलब ये मूव कर सकती है, ठीक है। तो भूपर्पटी मूव कर रही है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आगे चलकर बहुत काम आएगा। हम आगे की स्लाइड में इनको, इस दुर्बलता मंडल को जो मेंटल का पार्ट है, इस दुर्बलता मंडल को जो मेंटल का पार्ट है, ये भूपर्पटी है ऊपर, जो एक प्लेट के रूप में हम पढ़ेंगे आगे, तो ये बहुत काम आने वाला है कॉन्सेप्ट के। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, 6378 किलोमीटर। यहां 3 लेयर हैं, एक भूपर्पटी, उसके अंदर है मेंटल जिसका ऊपरी भाग जो है वो दुर्बलता मंडल है, उसके अंदर कोर पार्ट है ये वाला, ठीक है, जो 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर के केंद्र में स्थित है और ये भारी पदार्थों का बना है। बाहरी कोर जो है वो तरल है, ये तरल पार्ट है, और जो अंदरी कोर है वो है ठोस है, ठीक। तो ये समझना है, ये याद न करने की जरूरत है कि भाई कोर जो है वो बना है तो उसका बाहरी पार्ट है वो तरल है और अंदरी जो है वो ठोस है। अब आगे चलते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और किसने दी थी, अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है, 1912 में। क्या कहा था कि 20 करोड़ साल पहले जो हमारी पृथ्वी है उस पर केवल एक महासागर था और एक ही महाद्वीप था जिसका उन्होंने नाम दिया महासागर का पेंथालासा और पेंजिया, ठीक। और ये पेंजिया जो है आगे चलकर फिर से 2 पार्ट में टूट गया। उत्तर का पार्ट लॉरेशिया कहलाया और दक्षिण का पार्ट गोंडवाना लैंड कहलाया, और उसके बीच का सागर जो है वो तेथिस सागर कहलाया, ठीक। और आगे चलकर यही जो अर्थ है वो इतने सारे कॉन्टिनेंट में टूट के अलग अलग हुई और इतने सारे महासागर और महाद्वीप बने, ठीक। ये किसका कहना था, अल्फ्रेड वेगनर का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डायग्राम के थ्रू यहां समझा रखी है और मैंने यहां बेसिक तौर पर भी एक लाइन में समझा दिया है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गई, उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के प्रमाण क्या क्या है, तो भाई सिद्ध कैसे करोगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो सही है, तो वो सिद्ध करने के प्रमाण भी हैं कि महाद्वीपों में साम्य स्थिति है कि भाई ये अगर दोनों एक है थे तो ये टूट के अलग हुए, तो इनमें ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये अगर जोड़ोगे तो वो जुड़ जाएगा। मतलब कोई सी 2 चीज अगर तोड़ो
तो वो इस तरीके से टूटते हैं ताकि वो फिर से जुड़ जाए, वो जिगजैग पैटर्न कहलाता है। तो पहला ये है। उसके बाद यहाँ जो जीवाश्म है, जैसे साउथ अफ्रीका में जो जीवाश्म है पेसोसारस, जो रेंगने वाले जीव हैं, जैसे ये वाला जीव, उसी प्रकार ये रेंगने वाले जीव जो है वो ब्राजील में भी हैं और साउथ अफ्रीका में भी है। ठीक है, तो ये जीवाश्मों का वितरण भी बताता है कि कॉन्टिनेंटल थ्योरी जो है वो सही है। उसके बाद प्लेसर निक्षेपण, घाना में सोना मिलता है, लेकिन उद्गम चट्टाने जो है वो कहाँ है? ब्राजील में। उसके बाद टिलाइट, टिलाइट किसको बोलता है? टाइलाइट चट्टाने जो है वो टिलाइट चट्टाने किसको बोलते हैं कि सालों साल तक अगर कोई चट्टान बर्फ से ढकी होगी तो वो चट्टान टिलाइट चट्टान हो जाएगी। और गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं वो टिलाइट चट्टानें हैं। हमारा भारत भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। उसके बाद संवहन धारा सिद्धांत। ठीक, संवहन धारा सिद्धांत क्या कहता है कि मेंटल में एक तो रेडियोधर्मी तत्व है और एक तापीय अंतर है। ये दो चीजें हैं जो इस बिंडल के जो द्रव पार्ट में संवहन धारा को पैदा कर रही हैं। ये संवहन धाराएं मूव करती हैं। ठीक है, इसके कारण जो है वो भूपर्पटी का मूवमेंट होता है। तो ये तापीय अंतर भी है और रेडियोधर्मी तत्व जो पृथ्वी के अंदर है उनसे मेंटल में संवहन धाराएं जो है वो इस दुर्बलता मंडल में मूव करती हैं, जिसके कारण प्लेटें जो है वो गति करती हैं। ठीक, उसके बाद सागरीय अधिस्थल विस्तार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब सागरीय अधिस्थल विस्तार कहता है कि सागर ऐसा बना हुआ है जैसे हमारे महाद्वीप बने हुए। महाद्वीप पे कहीं पहाड़ है, कहीं समतल है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। इसी प्रकार के महासागर भी बने हुए हैं। मतलब महासागर में महाद्वीपीय शेल, मतलब महाद्वीप के बाद घंटीनुमा ये महाद्वीपीय शेल्फ है। उसके बाद महासागरीय कटक जो प्लेटें हैं वो यहाँ जुड़ती हैं, तो ये महाद्वीपीय महासागरीय कटक है और यहाँ से लावा निकल रहा है। और महासागर के अंदर भी जो है वो नई नई जो नया फॉर्मेशन, जो नए द्वीप बन रहे हैं, नए पहाड़ बन रहे हैं, वो महासागर के अंदर भी बन रहे हैं। वो महासागरीय या सागरीय अधिस्थल विस्तार जो है वो इस प्रकार हो रहा है कि ये इस विस्तार किस प्रकार हो रहा है कि यहाँ से लावा निकल रहा है और ये फैल रहा है और नई नई जमीन बन रही है। ठीक है, मध्य महासागरीय कटक जो रिज्ड है के पास ज्वालामुखी विस्फोट होता है और नई चट्टानें बनती हैं। ठीक, अब इन तीनों को मिलाया जाया इन तीनों को मिला गया वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, आर्थर होम्स का संवहनी धारा सिद्धांत और हेरी हेस का सागरीय अधिस्थल सिद्धांत। इन तीनों को मिला के क्या बना? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनी। और किसने मिलाया, कब मिलाया? तो 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने इन तीनों को मिलाकर एक नई थ्योरी बनाई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल मतलब भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी एक बर्फ का टुकड़ा है, इसे मान के चलो आप। और उसके बाद ये दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल क्या है? तो दुर्बलता मंडल एक मेंटल का ऊपरी भाग है जो तरल है, और उसी तरल के ऊपर ये बर्फ का टुकड़ा मतलब भूपर्पटी तैर रही है। और उस तैरने के कारण ये मूव कर रही है। मतलब स्थल मंडल इसी भूपर्पटी को कहा गया है। स्थल मंडल का ठोस और अनियमित आकार का टुकड़ा जो दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है और प्रमुख प्लेट के रूप में तैर रहा है। और प्लेटें क्या हैं? पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और कई छोटी प्लेटें हैं जो धीमी गति से गतिशील हैं। अब देखो, एक प्लेट, ये अफ्रीकी प्लेट ये हो गई,
उसके बाद अंटार्कटिक प्लेट है, उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और प्रशांत महासागर प्लेट है, प्रशांत प्लेट 4, 5वीं प्लेट यूरेशियाई प्लेट है, 6ठी प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, और दक्षिण प्लेट 7वीं दक्षिण अमेरिकी प्लेट है। ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। उसके बाद छोटी छोटी प्लेट भी हैं, जैसे फिलीपींस प्लेट ये रह गई, उसके बाद नजका प्लेट ये रह गई। तो ये जैसे ये इंडियन प्लेट है छोटी, तो ये छोटी छोटी प्लेटें हैं, और बड़ी प्लेटें 7 प्लेटें हैं, और वो लगातार गतिशील हैं। ठीक, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है। अब प्लेटें किस प्रकार गति कर रही हैं, तो सबसे पहले डाइवर्जेंट मूव हो रहा है, तो ये प्लेटें जो है ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और इसी को हम डाइवर्जेंट अपसारी क्रिया बोलते हैं, जिससे ये प्लेटें दूर जा रही हैं। ठीक, उसके बाद अभिसारी कन्वर्जेंट जो क्रिया हो रही, तो वो जो कन्वर्जेंट हो रहा है, तो ये प्लेटें एक दूसरे से के पास आ रही है, और पास आते आते जो भारी प्लेट होती हैं वो नीचे चली जाती है, और हल्की प्लेट इसके ऊपर आ जाती है। तो ये मूवमेंट होता है कन्वर्जेंट का। उसके बाद रूपांतरण, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये प्लेट इधर जा रही है, और ये प्लेट इधर आ रही है, समांतर गति करती है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इसी के कारण घर्षण होता है इनके बीच में, और इसी के कारण विनाशकारी भूकंप आते हैं। अब आगे देखते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो प्लेट्स की थ्योरी को याद रखने या समझने का एक अच्छा डायग्राम है। जैसे ये अपसारी सीमा है, और अपसारी सीमा में क्या हो रहा है कि ये प्लेटें पास पास जा रही है, मतलब ये इंडियन प्लेट है, और ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन यूरेशियाई प्लेट है। तो ये इसके पास में आई, ये इस पे इसके पास में आई, और यहाँ फॉर्मेशन हुआ इन प्लेटों के कारण हिमालय का। इसी प्रकार यहाँ भी दक्षिण अमेरिका में इंडीज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, उसके बाद ये रॉकीज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये किस कारण हुआ, ये प्लेटें पास पास में आ रही हैं, तो ये जो है वलय प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में ये कन्वर्जेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, कन्वर्जेंट। ठीक, तो ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन क्या है, ये वलय माउंटेन है। ठीक, उसके बाद हम भूकंप को पढ़ेंगे कि भूकंप कैसे आते हैं। तो ये प्लेट जो है, अब ये प्लेटें या तो दूर जाएगी, या पास आएगी, या समांतर खिसकेगी। अब ये कैसा भी मूवमेंट करें, इनमें कंपन होगा। कंपन होगा तो ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलेगी, और वो जो धरती पर विनाश लाएगी, मतलब भूकंप आएगा। ठीक, विपरीत दिशाओं में गतियां होने पर ऊपरी तमे तनाव तनाव में कमी से कंपन होता है, और भूकंप आता है। अब भूकंप पे 2 कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। एक सरफेस पे है, ये सरफेस पे है एक कीवर्ड, एक सरफेस के लिए है, और एक इंटीरियर अर्थ के लिए है। अच्छा, इंटीरियर अर्थ में जहां से भूकंप पैदा होता है, यहां चट्टानें टूटती हैं, और ऊर्जा तरंग के रूप में फैलती हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं उद्गम केंद्र, फोकस। और उसी के ऊपर 90 डिग्री पर यहां सबसे पहले ये तरंगे या ऊर्जा पहुंचती हैं, और यहाँ विनाश होता है। इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। ये सरफेस पे होता है, और ये इंटीरियर में होता है। ठीक, ये 2 कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। भूकंप के प्रकार तो टेक्टोनिक, वॉल्केनिक, कोलैप्स, और एक्सप्लोजन, और रिजर्वायर इंक्लूडेड। जो अर्थक्वेक है वो इतने प्रकार के होते हैं। उसके बाद तरंगे जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, पीएस और धरातलीय। अब
पी एस और धरातल में पी एस एक जैसी तरंग है, मतलब ये अलग अलग तो है पर एक कैटेगरी में है और ये अलग कैटेगरी में है। अब पी तरंग सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग है और भूकंप को मापने का या पता लगाने का एक यंत्र है, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, उससे सबसे पहले पी तरंगों का पता लगाया जाता है। तो क्योंकि ये सबसे पहले पहुंचती हैं और ये कम विनाशकारी होती हैं, उसके बाद इसका आयाम जो है वो कम होता है। आगे बढ़ते जाऊं तो इसका आयाम उससे पी से ज्यादा होता है, उससे बड़ा बढ़ते जाओ तो इसका आयाम पी और एस से ज्यादा होता है। पहले पी तरंग पहुंचती है, उसके बाद एस तरंग पहुंचती है और उसके बाद धरातलीय तरंग पहुंचती है। और इन पी और एस तरंगों के टकराव से ही धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और यही सबसे विनाशकारी तरंग है। कौन सी? धरातलीय तरंग। ठीक है, अब ध्वनि ये पी और एस में और क्या अंतर है? तो पी जो तरंग है वो उसका कंपन जो है वो पैरेलल समांतर होता है इसके, उसके बाद ये इसका जो कंपन है वो लंबवत होता है। ठीक है, ये एस तरंग है और ये पी तरंग है, मतलब ध्वनि तरंगों से अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग। उसके बाद ये ठोस, तरल और गैस तीनों में ट्रेवल करती हैं, ये केवल ठोस में ट्रेवल करती हैं और इसी कारण से हम जो इंटीरियर पार्ट कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उसको पहचान पाते हैं। उसके बाद है छाया क्षेत्र। एक चीज समझने की जरूरत है कि पी जो तरंगे वो ठोस, तरल और गैस में तीनों में ट्रेवल करती हैं, तो इसके कारण इसका जो छाया क्षेत्र है वो कम होता है और इसका छाया क्षेत्र ज्यादा होता है, क्योंकि ये केवल ठोस में ही ट्रेवल करती है, न तरल पे ट्रेवल कर पाती है और न गैस में ट्रेवल कर पाती है। तो इसका जो शेडो जोन है वो ज्यादा है, इसका शेडो जोन कम है। ठीक है, उसके बाद भूकंप और ज्वालामुखी जो क्षेत्र है वो देखते हैं। तो यहाँ न्यूजीलैंड से लगाकर न्यूजीलैंड से चलते हैं, उसके बाद ये दक्षिण एशिया के देश हैं, उसके बाद हम फिलीपींस आ गए, उसके बाद हम जापान आ गए जे जो चाइना सी से, उसके बाद ऊपर चढ़ते हुए ये अलास्का, उत्तर अमेरिका, मेक्सिको और ये दक्षिण अमेरिका में आ गए। इस जोन को बोलते हैं हम फायर जोन। क्या है? ये रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रशांत प्लेट है और प्रशांत प्लेट इतनी बड़ी है, उस इस प्रशांत प्लेट के आसपास प्लेटें हैं, ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये दक्षिण अमेरिकन प्लेट है और ये उत्तर अमेरिकन प्लेट है। इसके कारण ये जो है ये जोन जो है इन प्लेटों के किनारे हैं और उन किनारों पर ही ये ज्वालामुखी है और इन्हीं किनारों पर भूकंप भी है। इसी के कारण इसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूकंपी या ज्वालामुखी जोन जो है वो है रिंग ऑफ फायर जोन। उसके बाद ये अटलांटिक कटक है। कटक मतलब कि समुद्र के अंदर जो दो प्लेटें जुड़ रही हैं वो उसको हम बोलते हैं कटक। यहां भी समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटते हैं और नई चट्टानों का निर्माण होता है। कहां? समुद्र के अंदर। और कुछ कुछ जो ज्वालामुखी तो है वो ऊपर तक लावा ले आते हैं, जिससे नए द्वीपों का निर्माण भी होता है। तो समुद्र के ऊपर आ जाए अगर लावा तो नए द्वीप बन जाते हैं और नए द्वीपों का निर्माण भी होता है। तो ये नई नई चट्टानों का निर्माण हो रहा है
समुद्र के अंदर, वो सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, तो ये अटलांटिक कटक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये शील्ड ज्वालामुखी और मिश्रित ज्वालामुखी में हम अंतर समझ लेते हैं। जैसे ज्वालामुखी के प्रकार हैं, दो प्रकार के ज्वालामुखी हैं, शील्ड और मिश्रित। ये बेसाल्ट तरल लावा से बने हैं, ये गाढ़े और चिपचिपे लावा से बने हैं, ये कम विस्फोटक होते हैं और ये अत्यधिक विस्फोटक होते हैं। मतलब मिश्रित ज्वालामुखी मतलब इनका लावा चिपचिपा और ये ज्यादा विस्फोटक होते हैं। ठीक, ये एक चीज याद रख लोगे आराम से, शील्ड ज्वालामुखी भी याद रह जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा है। ये इसका लावा जो है बेसाल्ट तरल है और कम विस्फोटक है। बस आगे चलते हैं। हाँ सॉरी, ज्वालामुखी कुंड मतलब कैल्डेरा। कैल्डेरा जो है, अब ज्वालामुखी फटता है तो वो अगर उसके फटने की जो स्पीड है वो बहुत तेज, और विस्फोटक अगर बहुत तेज होता है तो वो न ऊपर जाता है और वो एक खड्डे के रूप में बन जाता है, तो वो गर्त बन जाता है और उसी गर्त को कैल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, अब आगे ज्वालामुखी निर्मित अंतर्वेदी स्थलाकृति, मतलब जो ज्वालामुखी हैं उनके जो इंटीरियर पार्ट में भी कुछ स्थलाकृति बनती हैं, उनको समझेंगे। जैसे ये एक मिग्मा का विशाल पिंड है जो गहराई में गुम्बद के आकार का जमता है, उसको बेथोलिक कहते हैं। उसके बाद उसके थोड़ा सा ऊपर ये भाग जो है वो भाग लेकोलिथ बोलते हैं इसको, जो गुम्बदनुमा होता है पर विशाल चट्टानों जिसका तल समतल होता है, और ये दोनों ही ग्रेनाइट से बने होते हैं। ये भी ग्रेनाइट का और ये भी ग्रेनाइट का स्रोत होता है। अब ये बेथोलिक है और ये लेकोलिथ है। उसके बाद जो खड़ा जो लावा दरार है वर्टिकल, ये वर्टिकल है, ये खड़ी है, उसको हम डाइक बोलते हैं। और जो हॉरिजेंटल है ये, इसको हम टील बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपकी दरार है वो सेल है और ये जो आपकी दरार है वो डाइक है। ठीक, अच्छा ज्वालामुखी उत्पाद क्या क्या होते हैं, तो ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर जमा मैग्मा गैस और ऊर्जा बहुत तेजी से बाहर निकलता है। इसकी प्रक्रिया में कई चीजें निकलती हैं, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड CO2, SO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, उसके बाद पायरोक्लास्टिक जो मलबा है वो भी निकलता है। और यही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जो आगे देखते हैं। ये रहा, देखो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, ज्वलन कंडाश्मी मलबा, पायरोक्लास्टी मलबा, राख और धूल के कण, नाइट्रोजन यौगिक और सल्फर यौगिक। उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं, तो ये सभी चार जो है वो ज्वालामुखी के उद्गार के उत्पाद हैं, मतलब ये आंसर होगा उसका। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। अब उसके बाद भारत कैसे बना, तो वो गोंडवाना लैंड से टूट के ऊपर आया और ऊपर आके ये यूरेशियन प्लेट से टकराया और ये हिमालय का निर्माण हुआ। और भारत जो है पहले किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। और कब टूटा, तो 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले ये गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और कहाँ गया, ये ऊपर आधा गया और यह उत्तर में यूरेशियन प्लेट से टकराया और यहां जुड़ गया। मतलब भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और इसी प्रकार इस पर टकराने से एक वलय आकृति बनी और उसी वलय आकृति को हम हिमालय कहते हैं। हम यहीं तक विराम लेते हैं।